रेड बिल्डिंग में जाने की बात सुनकर ही वहां मौजूद सभी लोगों के कलेजे कांप उठे थे। अधीक्षक मीणा के बार बार कहने के बावजूद कोई भी रेड बिल्डिंग में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। किसी को वहां जाने के लिए तैयार ना देखकर जब अधीक्षक मीणा ने उनके ऊपर दबाव डाला तो एक आदमी जाने के लिए तैयार हो गया। जब उसने खुद से वहां जाने के लिए हामी भरी तो वहां मौजूद सारे लोग चौंक गए थे और वो सबके सब यही जानना चाह रहे थे कि आखिर कौन सा जिगरबाज पैदा हो गया है जो रेड बिल्डिंग में जाने के लिए तैयार है। और जब सब लोगों ने आवाज आने वाली दिशा की ओर देखा तो पाया कि वहीं मेंटल हॉस्पिटल में सफाई कर्मी का काम करने वाला जिग्नेश उनकी ओर चला आ रहा था। उसको सामने आते देख अधीक्षक मीणा खुश हो गए और वो जिग्नेश की तारीफ करते हुए बोले, आओ आओ जिग्नेश, मैं जानता था कि तुम ही वो शख्स हो जो वहां पर जाने की हिम्मत रखते हो। हॉस्पिटल अधीक्षक मीणा द्वारा जिग्नेश को मक्खन लगाया जाता देख वहां मौजूद लोगों की हंसी छूट गई और उनको हंसता देख मीणा थोड़ा सा झेप गया और वो गुस्सा होते हुए बोला, एक तो तुम लोगों की खुद उधर जाने में फटती है और अगर कोई जाने के लिए तैयार भी हो रहा है तो तुम सब के सब उसका मजाक उड़ा रहे हो। अब अगर दोबारा किसी को मैंने हंसते हुए देखा तो समझ लो कि रेड बिल्डिंग में जिग्नेश की जगह वही जाएगा। मीणा के धमकी देते ही सभी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो सब के सब जानते थे कि अगर सच में मीणा का दिमाग खिसक गया तो वो बिना मशाल के उन्हें अंदर भेज देगा और फिर उसके बाद वहां से जिंदा आना नामुमकिन हो जाएगा। उन्हें खामोश देखकर मीणा ने फिर से जिग्नेश की ओर देखा और बोला, मैं तुम्हारे लिए मशाल मंगाता हूँ, तुम बिना आग लिए उधर मत जाना। कहते हुए उसने हॉस्पिटल के एक कर्मचारी को मशाल लाने का आदेश दिया और जैसे ही वो कर्मचारी मशाल लाने के लिए आगे बढ़ा कि जिग्नेश ने उसे रोकते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, मुझे इसके बदले कुछ और चाहिए। अब जब जिग्नेश ने मशाल ले जाने से ही मना कर दिया तो वहां मौजूद सभी लोगों की हालत एकदम पस्त हो गई थी। अभी तक जो जिग्नेश उन्हें जिगरबाज लग रहा था वो जिग्नेश अब उन्हें मूर्ख नजर आने लगा था। और उनमें से कुछ लोग फुसफुसाते हुए बात किए जा रहे थे कि जिग्नेश एकदम से या तो पागल हो चुका है या फिर पी के आया है, क्योंकि आज तक रेड बिल्डिंग में बिना मशाल के जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। वहां पर क्या है कौन है किसी ने नहीं देखा, यहाँ तक कि वहां पर रोज का खाना भी सिर्फ एक टाइम में ही रख दिया जाता है, वो भी एकदम से दोपहर में, क्योंकि सबको ये लगता है कि सूरज ढलने के बाद अगर उस बिल्डिंग में किसी ने प्रवेश किया तो चाहे वो मशाल लिए हो या नहीं उसका मरना तय है। इसलिए आज जब जिग्नेश ने मशाल ले जाने से मना कर दिया तो ये सबके लिए हैरानी का विषय था। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ वहां खड़े लोग ही हैरान हो रहे थे, बल्कि वही हालत मीणा की भी थी। वो भी जिग्नेश के फैसले को समझ नहीं पा रहे थे और इसलिए उन्होंने जिग्नेश से इस बारे में सवाल पूछते हुए कहा, और तुम्हें क्या चाहिए जिग्नेश? मुझे कुछ पैसे चाहिए सर, मुझे अपनी माँ का इलाज कराना है, मैं अकेले जाकर उस पेशेंट को लेकर आता हूँ, इसके बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे देना। जिग्नेश ने जब वहां जाने के असली कारण का खुलासा किया तब मीणा को समझ में आ गया था कि जिग्नेश ये काम बहादुरी में नहीं बल्कि मजबूरी में कर रहा था। और उन्होंने जिग्नेश को उसकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और साथ में मशाल लेकर जाने को भी कहा। मशाल आ चुकी थी। जिग्नेश ने हनुमान चालीसा पढ़ी और मशाल लेकर उस तरफ चला गया था जहां पर रेड बिल्डिंग बनी हुई थी। जैसे जैसे उसके कदम रेड बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे उसके साथियों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि जहां पर वो लोग ग्रुप बनाकर जाने की हिम्मत नहीं रखते थे वहां पर जिग्नेश अकेले जा रहा था, तो उनकी सांसों का ऊपर नीचे होना लाजमी था। रिया से मिलने के बाद सिद्धार्थ महेश को लेकर डॉक्टर को दिखाने निकल चुका था और उसके साथ में हॉस्पिटल के कुछ लोग और पेमा भी थे। चूंकि उसके साथ में रिया माथुर का नाम जुड़ा हुआ था तो उसे डॉक्टर के पास तक जाने में ज्यादा इंतजार और भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा और वहां पहुंचने के कुछ देर बाद ही सिद्धार्थ और महेश को अंदर बुला लिया गया था। सिद्धार्थ अपने पिता को लेकर अंदर पहुंच चुका था और डॉक्टर ने उसकी जांच चालू कर दी थी। कुछ देर तक महेश के शरीर को चेक करने के बाद डॉक्टर ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है सिद्धार्थ जी, मैं कुछ टेस्ट लिख दे रहा हूँ जो आप हॉस्पिटल के अंदर ही करा लीजिएगा, यही हो जाएगा। और उसके बाद मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर दे रहा हूँ, उसे दे दीजिएगा और फिर जब अगली बार आइएगा तब मुझे वो टेस्ट दिखा दीजिएगा। इतना कहते हुए डॉक्टर ने सिद्धार्थ को दवा का पर्चा पकड़ा दिया था।
जैसे ही डॉक्टर ने सिद्धार्थ को दवा का पर्चा पकड़ाया कि महेश ने लपक कर वो पर्चा ले लिया और डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, अगर चिंता की कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब, तो फिर दवा जांच कराने के बाद ले लेते हैं। क्या दिक्कत है? महेश को ऐसे बेवकूफी भरे सवाल करते देख सिद्धार्थ थोड़ा सा झेप गया था। वो समझ गया था कि उसके पिता पैसे बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, इसलिए वो उनकी तरफ देखते हुए धीरे से फुसफुसाया, ये अब क्या कर रहे हैं पिताजी? वो डॉक्टर हैं, जैसा कह रहे हैं कीजिए आप। इतना कहते हुए सिद्धार्थ ने डॉक्टर की ओर देखा और फिर डॉक्टर को थैंक यू बोलने के बाद महेश को वहां से लेकर निकल गया। जैसे ही महेश डॉक्टर की केबिन से बाहर निकले, उन्होंने पेमा से सिद्धार्थ का उलाहना देते हुए कहा, देखा पेमा जी आपने, इसके पास पैसे आ गए हैं तो वो इसका मोल ही नहीं समझ रहा है। ये डॉक्टर बेफिजूल के टेस्ट लिखकर पैसे लूटना चाह रहे हैं और ये उनको मौका भी दे रहा है। कहते हुए महेश लगातार सिद्धार्थ का उलाहना पेमा को दिए जा रहा था और पेमा सिर झुकाकर चुपचाप उनकी बात सुने जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद वो लोग रिया के वार्ड के बाहर पहुंच गए। रिया के वार्ड के बाहर पहुंचने के बाद सिद्धार्थ को लगा कि शायद आईसीयू के अंदर गुल्लू को ले जाना सही नहीं रहेगा, इसलिए उसने गुल्लू को वहीं बाहर पेमा के पास छोड़ दिया और खुद अपने पिता महेश के साथ रिया के वार्ड के अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो पाया कि रिया बेड पर लेटी हुई थी और नर्स उसकी ड्रेसिंग कर रही थी। रिया की ड्रेसिंग होते देख वो दोनों वहीं पर रखी एक बेंच के ऊपर बैठ गए और फिर ड्रेसिंग खत्म होने के बाद रिया ने महेश की ओर देखते हुए सवाल किया, क्या हुआ अंकल, सब ठीक है ना? क्या कहा डॉक्टर ने? कहेंगे क्या, बोले कि कुछ नहीं हुआ है और पैसे बनाने के लिए कुछ दवाइयां और टेस्ट लिख दिए, उसके बाद भेज दिया। रिया बेटा, बड़ी अस्पतालों में ऐसा ही होता है। रिया के पूछने के बाद महेश फिर से शुरू हो गए थे। सिद्धार्थ उनको चुप तो कराना चाह रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर में वो अपने पिताजी को चुप कैसे कराए। अब जब डॉक्टर की तरफ से सिद्धार्थ को यह संतुष्टि मिल चुकी थी कि उसके पिता को कोई दिक्कत नहीं है, तो अब उसका ध्यान रिया के ऊपर आ चुका था। रिया के सामने बैठा सिद्धार्थ कभी रिया को तो कभी अपनी अंगूठी को देख रहा था और वो सोचे जा रहा था, काश वो रिया मैडम के गले पर जादुई बारिश करा देता तो उनका ये घाव एक पल में भर सकता था। लेकिन ये संभव नहीं था, क्योंकि रिया को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो उन्हें बता भी नहीं सकता था, क्योंकि रिया को अगर उसके बारे में पता लग जाता कि वो जादू से अपनी फसलों की क्वालिटी इंप्रूव करता है, तो शायद ये उसके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज होती और बाद में वो सिद्धार्थ के साथ अपने बिजनेस रिलेशन भी खत्म कर सकती थी। सिद्धार्थ अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसके दिमाग में एक विचार कौन था और वो रिया की ओर देखते हुए बोला, मैडम, अब मैं घर के लिए निकलता हूँ। माँ घर पर अकेली होगी और वो पिताजी के बारे में सोचकर परेशान भी हो रही होगी, इसलिए हम अभी के लिए निकलते हैं। मैं 1-2 दिन में आपसे आकर मिलता हूँ। कहते हुए सिद्धार्थ ने जैसे ही अपनी बात खत्म की कि रिया ने तत्काल उसे जवाब देते हुए कहा, अंकल आज पहली बार हमारे शहर में आए हैं और मैं इनकी मेहमान नवाजी किए बिना इन्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, इसलिए तुम अभी कहीं नहीं जा रहे हो। आंटी से मैं बात कर लेती हूँ, अंकल आज यहीं रुकेंगे। रिया की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ थोड़ा चक्कर में पड़ गया। उसके लिए वहां रुकना कोई टफ टास्क नहीं था, ना ही उन दोनों के बिना निर्मला को ज्यादा परेशानी होने वाली थी। लेकिन सिद्धार्थ जल्द से जल्द घर इसलिए पहुंचना चाह रहा था कि वो रिया के लिए दवा बनाकर ला सके और फिर उसमें अपनी शक्तियों को डालकर उनकी ताकत बढ़ा सके, जिससे कि रिया जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन अब जब रिया ने उससे सीधा रुकने को और खुद निर्मला से बात करने को कह दिया था, तो फिर अब उससे इस बारे में ज्यादा बहस करना बेमानी थी। लेकिन उसका मन अभी भी वहां रुकने का नहीं हो रहा था। वो सोचे जा रहा था कि आखिर कैसे वो रिया के लिए गांव जाकर जड़ी बूटियों से बना हुआ लेप लेकर आए कि तभी महेश ने रिया से कहा, बेटा तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है और निर्मला भी घर पर अकेली है, इसलिए आज मुझे घर जाने दो, फिर मैं कभी आऊंगा तब आपके पास जरूर रुकूंगा। यही बात अगर रिया से सिद्धार्थ ने कही होती तो शायद वो सिद्धार्थ की बात ना मानती, लेकिन उसे महेश की उम्र का लिहाज करना पड़ा और इसलिए उसने महेश को रोकना उचित नहीं समझा। कुछ देर तक महेश और सिद्धार्थ वहीं बैठे रिया से बातें करते रहे और फिर उससे विदा लेकर वो दोनों वहां से निकल गए थे। जिग्नेश को रेड बिल्डिंग की तरफ गए हुए काफी समय बीत चुका था, लेकिन अभी उसका कुछ भी अता पता नहीं था।
मीरा समेत बाकी सभी लोग बस इसी बात को लेकर चिंतित थे कि कहीं ऐसा तो नहीं जिग्नेश वहां पर जाकर मौत का शिकार बन गया हो। अभी उन्हें जिग्नेश के बारे में सोचते हुए कुछ देर ही बीता था कि उन्हें अपने सामने से जिग्नेश आता हुआ दिखाई दिया और उसके साथ में वो पेशेंट भी था जिसे जिग्नेश खोजने गया था। जिग्नेश और उस पेशेंट को सही सलामत देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे थे और उनका डर भी थोड़ा कम हो गया था। जिग्नेश ने लाकर उस पेशेंट को मीरा के हवाले किया और फिर वहां से अपने पैसे लेकर निकल गया। शाम का समय हो चुका था। जिग्नेश अपने दोस्तों के साथ बैठा शराब पी रहा था। असल में उसने मीरा से मां की बीमारी का बहाना बनाया था, जबकि असलियत ये थी कि उसे शराब पीने के लिए पैसे चाहिए थे। शराब पीते पीते अचानक से जिग्नेश के दोस्त ने उससे सवाल किया, तू तो बोल रहा था कि पैसे ही नहीं है, फिर तेरे पास ये पैसे कैसे आ गए भाई? जैसे ही उसके दोस्त ने ये सवाल किया तो जिग्नेश उसे जवाब देते हुए बोला, अरे आज मैंने एक अफवाह का फायदा उठाकर पैसे कमाया है। कैसे भाई, बताओ तो जरा। उसके दोस्त ने उससे अगला सवाल किया और उसका अगला सवाल सुनकर जिग्नेश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई थी और वो मुस्कुराहट चीख चीख कर चुगली कर रही थी। जिग्नेश जो उस पेशेंट को रेड बिल्डिंग से लेकर आया था वो पूरा सच नहीं था। क्या था जिग्नेश की मुस्कुराहट के पीछे का सच? और क्या सच में जो रेड बिल्डिंग में हो रहा था वो महज एक अफवाह थी या फिर उसका सच्चाई से कोई वास्ता भी था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।